गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम काफ़ी समय बाद एक नया वीडियो लेके आए हैं आप सबके लिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरा वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि इस वीडियो में हम एक्चुअली समझने क्या वाले हैं। तो चलिए दूसरा वीडियो एक बार हम देखते हैं। सो मैंने आपको यहाँ पे डाउनलोड किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया तो एक फाइनेंस की एक अंडरस्टैंडिंग होती है तो उससे बहुत आई सारा थिंक इट इज़ नॉट फ्रॉम बिगिनिंग। इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये ठीक इन्वेस्टमेंट है या नहीं, बड़ी जल्दी आपको उत्तर देना पड़ता है। कैसे होता है सर? तो इसमें एक मैथ होता है और बचपन से हिसाब किताब में मैं बहुत तेज हूँ। मेरे पिताजी बचपन से मुझे मुनीम जी बुलाते हैं। फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया तो एक फाइनेंस की एक अंडरस्टैंडिंग होती है तो उससे बहुत सारा। तो आपने यहाँ देखा कि जो शार्क टैंक्स होते हैं वो कई बार या हर बार जब भी उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आता है या कोई भी इन्वेस्टर आता है, एंटरप्रेन्योर आता है, वो उसकी कंपनी की, उसके स्टार्टअप की वैल्यू को तुरंत डिटरमाइन करते हैं एंड तुरंत उसकी उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अपना जो भी कोट है वो करते हैं। ठीक है, तो आपने कभी सोचा होगा कि लाइक ये इतना फास्ट कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं और क्या मैकेनिज़्म है जो ये फॉलो करते हैं एंड क्या टेक्निक्स है जो ये फॉलो करते हैं एंड ये बहुत ही आसानी से किस तरीके से वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम इसी टेक्निक को सीखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से एक स्टार्टअप की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है इन द वेरी बहुत ही कम टाइम में। लाइक जब आपके पास बहुत ही कम टाइम हो उस समय, उस बहुत ही कम टाइम में आप किस तरीके से किसी बिजनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं है कि केवल यही एक टेक्निक है और या फिर यही टेक्निक सही है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वन ऑफ मतलब बहुत सारी टेक्निक्स यानी कि हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स में से एक टेक्निक है जिसे यूज़ लिया जाता है। बट ऑफ कोर्स ये अच्छी टेक्निक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का दिन भी काफ़ी अच्छा है फॉर दैट, क्योंकि आज शार्क टैंक का सीज़न 2 आ रहा है। तो ऑफ कोर्स आपको पता रहेगा कि लाइक ये वीडियो आप देख के उसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि हाउ जस्ट वन सेकंड, या हाउ टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एन investment or value of an I am written it investment. You can write it down their business or startup. So how they determine that? Now of course you require a lot of financial knowledge and a lot of things others also. आप ऐसे ही तुक्का लगा के किसी फाइनेंस की किसी बिजनेस की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। बट फ्रॉम ऑल दैट थिंग्स, जहाँ आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपको सडन डिसीजन लेना है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, इसमें थोड़ा डीप जाने से पहले कि जैसे हमें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा कि लेट्स सपोज कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सो दैट कि इट विल बी ईजियर फॉर अस। या तो एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज आपको एक ऑफ़र आता है और वो ऑफ़र ये है कि हम आपको एवरी मंथ 5,000 रुपीज़ देंगे। मेरी या रुपीज़ एवरी मंथ हम आपको देंगे। ओके, यू क्लियर विद द इंफॉर्मेशन। एंड आपने ये सोचा है कि अभी जो नॉर्मल मार्केट रिटर्न है या जो मेरे पास पैसा है उसमें जो मुझे नॉर्मल रिटर्न कमाना है विद ऑल द रिस्क, ऑल द थिंग्स विच मैटर्स टू मी, आपने सोचा कि मुझे 10% रिटर्न अर्न करना है इन ए मंथ। ओके, सो दीज टू इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि पहली इन्फॉर्मेशन है कि आपको हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। एक पर्सन आया, उसने बोला है कि मैं आपको हर महीने 5,000 रुपये दूंगा। और सेकेंड चीज़ जो आपको पता है वो ये है कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पे 10% का रिटर्न चाहिए। नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, या मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो वो ये है कि बताइए वो जो 5,000 रुपये आपको हर साल देगा, इट्स एवरी मंथ की बजाय आप इसको ईयरली कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी होगी, अदरवाइज कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसको एवरी ईयर कर लीजिए। तो अगर आपको ये कहा जाए कि 5,000 रुपये हर साल आपको कोई दे रहा है विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम विच यू वांट टू अर्न। ठीक है, आपको अर्न करना है 10%। ऐसा नहीं है कि वो आपको 10% पे दे रहा है या वो टोल उसका वो जाने, आपको 10% अर्न करना है। तो आपके लिए इन 5,000 की वैल्यू क्या है? So now you want to earn you are receiving 5,000
और ये आप रिसीव कर रहे हैं इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए। ओके, नाउ इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए जब आप अर्न कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है D डिवाइड बाई आई। डी यहाँ रिप्रेजेंट करता है जो आपको पैसा मिलने वाला है और पैसा हर साल मिलेगा, विच इज़ 5000 रुपीज़। एंड आई यहाँ रिप्रेजेंट करता है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को, विच इज़ 10%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 50,000। ओके, इफ़ एनी वन ऑफ यू, अगर आप थोड़ा सा मैथ्स में वीक है तो मैं इसको तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 5000 डिवाइड बाई 10, क्योंकि मैथ्स मेरी भी वीक थी बचपन में, तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। एंड दिस इज सो इस तरीके से आप सोल्व करके 50,000 रुपीज़ निकाल सकते हैं। ओके, इसको 10,0 एंड देन इट मल्टीप्लाई बाई 10। इट्स अ वेरी इजी फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन बिजनेस। नाउ अगर हम बात करें अब थोड़ा सा फर्दर कि सर ये तो बात हो गई जब आपको 5,000 रुपये हर साल मिल रहे हैं, ठीक है, बट सर क्या हो जब आपको 5,000 ना मिले, ठीक है, या 5,000 तो वो दे रहा है, ठीक है, बट वो आपको ये कहे कि 5,000 के साथ साथ मैं आपको दूंगा 5% की ग्रोथ भी। ओके, मैं क्या दूंगा? 5,000 के साथ साथ 5% की ग्रोथ भी। दैट मीन्स मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको दूंगा 5,000 रुपये, अगले साल ये हो जाएगा 5% बढ़ के 5,250 रुपये, 5,250 रुपीज़। ओके, एंड द नेक्स्ट ईयर विल बी इंक्रीज बाई 5% एंड 5% एंड 5%। तो मैं जब इस तरीके से दूंगा तो उस पूरे इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो पूरा वैल्यू है जो आपको इनफाइनाइट पीरियड के लिए मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या है? ऑफकोर्स आपकी रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर भी सेम है 10%। तो यहाँ का फॉर्मूला होता है D डिवाइड बाई आई माइनस जी। और आपको पता ही होगा D क्या है, I क्या है, और यहाँ पे G का मतलब हो गया जो आपका नया वेरिएबल आया है वो है 5% ग्रोथ रेट, ग्रोथ इज G। तो यहाँ पे आप सिंपल सी कर सकते हैं 5,000 डिवाइड बाई आई विच इज़ 10% माइनस ग्रोथ यानी कि 5% विच बिकम्स 5,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड दिस विल बिकम कम्प्लीटली 1 लाख। यानी कि अगर आपको कोई ये आके बोल रहा है कि मैं आपको 5,000 रुपीज़ दूंगा और वो हर साल 5% बढ़ता जाएगा, दैट मीन्स वो आपको कुछ नहीं दे रहा है, वो आपको 1 लाख रुपए बेच रहा है। दैट्स इट। अगर वो आपसे इसके लिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा मांगता है, अब यहाँ एक फाइनेंस डिसीजन ऑफकोर्स मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ कि अगर आपको वो 1 लाख से ज़्यादा मांग रहा है तो आपको नहीं लेना है। अगर वो आपको 1 लाख से कम लेना है, कम में दे रहा है ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको लेना है या नहीं, बट यहाँ पे फाइनेंशियली ये वायबल है, प्रोडक्ट है। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि कैसे साक्स जो है, साक इंडिया के वो वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इनके एपिसोड्स अगर आपने देखे हैं या यूट्यूब पे अगर आपने देखे हैं या चैनल पे देखे हैं तो आपको उसको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मोस्टली जो साक्स होते हैं वो 3 चीज़ें या 4 चीज़ें किसी पर्सन से पूछते हैं। तो देखिए, अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखें तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है इनिशियल प्रॉफिट आपका कितना है, ठीक है, इनिशियल प्रॉफिट कितना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है। आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पे क्या कमाना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये होती है साक्स की पर्सनल, ठीक है, साक्स की पर्सनल एंड अपनी खुद की अलग। हो सकता है कि उनमें से कोई एक साख 24% अर्न करना चाहता हो अपने इन्वेस्टमेंट पे, और कोई दूसरा साख हो सकता है कि 18% अर्न करना चाहता हो और तीसरा साख 12% पे। तो इसीलिए उनकी वैल्यू भी अलग अलग निकल के आएगी डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ रिटर्न। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पर्सनल है, कोई भी अपने हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न को ऊपर नीचे कर सकता है। लाइक मेरे लिए हो सकता है कि 10% सफिशिएंट है मेरे इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, बट हो सकता है कि किसी और के लिए वो 10% सफिशिएंट नहीं है, उसको 12% चाहिए, उसको 15% चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर रखिए। अब तीसरी चीज़ जो इनको चाहिए होती है वो है ग्रोथ रेट। अब इन 3 चीज़ों के लिए यानी कि उनको केवल इनिशियल प्रॉफिट और ग्रोथ डिटरमाइन करना है, ये दोनों का खेल हो गया। जैसे ही ये दोनों उनका आ जाएगा वो अपनी इंटरेस्ट रेट यानी कि जो उनको रिक्वायर रेट ऑफ है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इसको मैं IRR और बोल देता हूँ, ठीक है, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी उनको चाहिए
वो अपने पास रखेंगे और उससे वो डिवाइड करके निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास पता है। अब उनको दो वैल्यू चाहिए, क्या, इनिशियल प्रॉफिट और ग्रोथ। नाउ ये दोनों वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वो 4 क्वेश्चन पूछते हैं। मेनली वो 4 क्वेश्चन पूछते हैं, ऑफकोर्स वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड, जो उनको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, बट 4 क्वेश्चन वो रिलेटेड पूछते हैं। और वो 4 क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला आपका टर्नओवर क्या है, या मैं कहूँ आपका सेल्स क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ही होगा। दूसरा वो पूछते हैं कि आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है। ग्रॉस मार्जिन क्या होता है कि आपका जो आपने डायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपेंस किए हैं। जैसे आपने अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ माल खरीदा है, लाइक अगर आप बेचते हैं जूस की दुकान अगर आपके पास है, तो आपके लिए जो एप्पल आपने खरीदा है, लाइक अगर आप एप्पल का जूस बेचते हैं तो जो आपने फ्रूट्स खरीदे हैं सिंपल, वो हो गया। इसके अलावा जो आपने उन जूस बनाने के लिए जो आपने एम्प्लॉय रखे हैं, वो एम्प्लॉई आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे, और वो हटाने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचता है वो कहलाता है ग्रॉस मार्जिन। यानी कि इस सेल में से ग्रॉस मार्जिन को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसको मैं अभी सिंपली ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू EBITDA, बट अभी के लिए मैं इसको बोल देता हूँ EBITDA, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यानी कि पूरा इन्वेस्टमेंट में से कुछ अभी इन्होंने इनडायरेक्टली कुछ निकाला नहीं है, उससे पहले कि आपकी अर्निंग क्या है। अब और तीसरी चीज़ जो पूछते हैं वो है आपका जो टर्नओवर था उसमें आपकी क्या ग्रोथ रही है, ठीक है। वो उसको हो सकता है डायरेक्टली भी पूछ ले, हो सकता है वो इनडायरेक्टली पूछेगी, लाइक आपकी PY में आपका क्या था, प्रीवियस ईयर में आपका क्या था, प्रायर ईयर में आपका क्या टर्नओवर था, और इस साल आपका क्या टर्नओवर है, यानी कि करंट ईयर में आपका क्या टर्नओवर है। तो उन दोनों में डिफरेंस निकाल के ग्रोथ आप निकाल ही सकते हैं, ईजी फॉर्मूला मैथ्स का। अगर इस तरीके से नहीं पूछे तो हो सकता है कि वो सीधा इस तरीके से पूछ लेगी, लाइक आपका बिजनेस आपने कब चालू किया, लाइक वो कहता है कि मैंने 5 साल पहले ये चालू किया था और अभी मुझे 5 साल हो गए इसको काम को करते हुए। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने जब चालू किया था तब मैंने 10 लाख से चालू किया था, और अभी मेरा जो है वो हो गया है 2 करोड़ पे टर्नओवर पहुँच गया है, ठीक है। ये टर्नओवर इनिशियल था, ये अभी हो गया। तो आप यहाँ से CAGR निकाल सकते हैं फिर, ठीक है। तो ये CAGR का फॉर्मूला, मैथमेटिक्स में CAGR का फॉर्मूला मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, तो आप CAGR का फॉर्मूला देख सकते हैं इन द बुक्स। ये समथिंग मतलब पावर वगैरह को कुछ करके निकाला जाता है। तो इस तरीके से आप ग्रोथ को निकालते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स थोड़ा मैथ्स में स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, थोड़ा फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि आपको क्विक डिसीजन लेना है। बट मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू कि लाइक आप फटाफट डिसीजन लेना चाहिए। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि उनका माइंड किस तरीके से चलता है जब वो डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 3 चीज़ें यहाँ पे देखी, और एक और चीज़ वो मेजरली पूछते हैं, वो थोड़े अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बट उनमें से एक जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है, ये जानने के लिए होता है कि इनमें से ऐसा कोई टर्नओवर का पार्ट या टर्नओवर का ऐसा कोई पार्ट तो नहीं है जो कि रिपीटेड नहीं होगा, ओके, जो रिपीट नहीं होगा, या वो केवल 1 टाइम आया। सर ये कैसे निकाला जाता है, लाइक ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर आया जो कि इस बार आया बट अगले साल नहीं आएगा। एक तो ये चीज़ कि कोई रिपीटेड नहीं होगा, ठीक है, रिपीटेड, एक तो नो और यस, ठीक है। लाइक मान लीजिए कि टर्नओवर का ऐसा पार्ट जैसे कि 1 करोड़, ठीक है, लेट सपोज कि आपका टर्नओवर 10 करोड़ था, उनमें से 1 करोड़ अगर आपका आ रहा है गवर्नमेंट से, जो कि इस बार आएगा, अगले साल से वो नहीं आएगा, ठीक है। इस साल मिल गया, एज आपने कोट किया, आपने टेंडर भरा, आपको मिल गया, ऑफकोर्स अगले साल ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले। तो उनके लिए एक्चुअल टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ नहीं रहेगा, वो उनके लिए 9 करोड़ ही रहेगा, क्योंकि अगले साल ये 10 करोड़ नहीं मिलने वाला है। तो ठीक है, जब वो ग्रोथ की डिटरमाइन करेंगे तो वो इस 1 करोड़ को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये चीज़ भी उनके माइंड में रहती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मैंने अभी आपको थोड़ा मोटा मोटा बता दिया। अब इसको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम में समझते हैं। थोड़ा इजी एग्जांपल लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि एक पर्सन है जिसका बिजनेस है, जिसका PY यानी कि प्रायर ईयर में जो टर्नओवर था वो होता है 1 करोड़, ओके।
एंड करंट ईयर में जो आपका टर्नओवर निकल के आता है वो लेट सपोज वो निकल के आ जाता है 1.1 करोड़। ओके, यानी कि पिछले साल 1 करोड़ था और इस साल 1.1 करोड़ हो गया। नाउ सेकेंड चीज़ जो निकल के आती है वो है ये कि इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन था वो लेट सपोज वो था 54%। ओके, यानी कि 54 लैक्स वो अर्न कर रहे थे। ओके, तो 54 लैक्स डिवाइड बाई यहाँ पे ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगी 10%। ठीक है, आप ये निकाल सकते हैं ना, 10 लैक्स ग्रोथ डिवाइड बाई 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 100 विच बिकम्स 10%। ओके, बट मान लीजिए कि उनमें से एक साल की जो एक्सपेक्टेशन है वो है इस बिजनेस से कि ये मुझे 18% रिटर्न तो दे। ग्रोथ रेट निकल के आ गई 10%, तो ये हो गया 54 डिवाइड बाई 8%। इसको आई थिंक 56 कर लेते हैं, थोड़ा मेरा कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। एज मैंने कहा था मैं मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ, तो अभी मैं नहीं चाहता कि मैं थोड़ी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन करूँ। दिस इज़ 56 एंड इट इज़ 7 and 56 lakhs. Okay, so it is 56,700. ओके, दैट मीन्स बिजनेस की जो वैल्यू निकल के आई वो है 7 करोड़ रुपए। ठीक है, अब लेट सपोज कि उन्होंने कहा कि हम आपको 1% इक्विटी देना चाहते हैं, तो वो क्या कोट करेंगे, वो इस 1% इक्विटी के लिए वो इस 1% इक्विटी के लिए 7 लाख कोट करेंगे। थोड़ा सा कम हो गया बट ठीक है, इतना ही वो कोट करेंगे और पूरा बिजनेस का जो वैल्यू है वो कितना निकल के जाएगा, 7 करोड़। ओके, इसी तरीके से अगर उनको 10% इक्विटी चाहिए तो उनको 70 लाख रुपीज़ देंगे और 10% इक्विटी ले लेंगे। अब ऑफकोर्स वो डिसीजन वहाँ उन्होंने सडन लिया, ये सारी चीज़ें हैं, बट अब इन सारी चीज़ों का वो एक बार देखेंगे। अगर ये सारी चीज़ें सही निकलती है तो इस तरीके से ये वैल्यू निकाल के देख लेंगे। ऑफकोर्स जब आप फास्ट डिसीजन लेते हैं तो सही गलत हो सकता है। आपका ये 18% जो है वो सही गलत हो सकता है। मान लीजिए कि किसी एक और स्टॉक था, उसने 18% के बजाय उसने सोचा कि मुझे तो यार अगर इससे 14% रिटर्न भी मिले तब भी मैं बहुत है, तो मैं खुश हूँ। तो 56 डिवाइड बाई 4%, तो उसके लिए वैल्यू जो है वो हो जाएगी 100 लैक्स विच इज़ 16 करोड़। और वो उसके लिए जहाँ पे 1% इक्विटी के लिए 7 लाख देने के लिए तैयार थे, वो 1% इक्विटी के लिए 16 लैक्स देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इस इंटरेस्ट रेट को गिराते जाएंगे वैसे वैसे वो पैसे बढ़ते जाएंगे। तो ऑफकोर्स डिपेंड करता है कि किसकी कितनी एक्सपेक्टेंसी है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो उस हिसाब से वैल्यू जो कोट करता रहता है। तो आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको कुछ अच्छा समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके वैल्यू को आपकी नॉलेज को थोड़ा सा गेन की होगी। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा सुन के। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड नाइट, गुड बाय।